नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम में हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सह अध्यक्षता में पेरिस में एआई एक्शन समिट आज। समिट में एआई से जुड़ी चुनौतियों और उसके भविष्य पर होगा फोकस। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। दिल्ली में इंडिया एनर्जी वीक 2025 का हुई शुरुआत। पीएम ने ऊर्जा क्षेत्र में निवेश पर दिया बल, कहा 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य। एरो इंडिया में राजनाथ सिंह का मित्र देशों से आतंकवाद और साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का आह्वान। वैश्विक मंच पर भारत की भागीदारी को बताया जरूरी। विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी में बड़ी हलचल। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में पंजाब के सीएम समेत विधायकों के साथ बैठक। भाजपा ने कहा पंजाब में भी आप में मचेगी भगदड़। संसद के दोनों सदनों में बजट पर चर्चा जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में चर्चा का देंगी आज जवाब। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष पर लगाया भारतीय संस्कृति के खिलाफ होने का आरोप। और खबरों की शुरुआत पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से जुड़ी हुई खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर हैं। उन्होंने अपनी पेरिस यात्रा की झलकियों का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करने वाले हैं। सम्मेलन के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर एआई के खतरे, एआई नियंत्रण, एआई की सेवाएं और उसके फायदे सभी देशों के द्वारा समान रूप से उपयोग में लाए जाने को लेकर चर्चा होनी है। इसके अलावा पीएम मोदी की राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। पीएम मोदी इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि उन्हें राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के लिए 2047 क्षितिज कार्य योजना पर प्रगति की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा। फ्रांस दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिणी फ्रांस में मार्सेय शहर पहुंच रहे हैं। ये यात्रा राजनयिक संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित होगी, जिसमें भारतीय वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन और उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता सहित प्रमुख कार्यक्रम शामिल होंगे। फ्रांस के शहर से डीडी न्यूज की संवाददाता जेसिका तनेजा की एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दक्षिणी हिस्से में बसे शहर मार्से पहुंच रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस की 6ठी आधिकारिक यात्रा है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देना है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी मार्से में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री की 2023 की फ्रांस यात्रा के दौरान इस दूतावास को खोलने का फैसला लिया गया था। फ्रांस के तटीय शहर मार्से में दूतावास खुलने से प्रवासी भारतीयों को दूतावास से जुड़ी सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। वहीं भारतीय स्टार्टअप्स और एसएमईज को नियमों को जानने, स्थानीय साझेदार ढूंढने और बाजार में मौजूद अवसरों को समझने का मौका मिलेगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजाक सिमिट्री में भारतीय सैनिकों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सिमिट्री में उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे जो कि मार्से में पहले विश्व युद्ध के दौरान तैनात थे। इसके बाद प्रधानमंत्री इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर की साइट का दौरा करेंगे। ये परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। A visit that both leaders will undertake together to a place called Kadash is the site of the International Thermonuclear Experimental Reactor, which is a project, a high science project in which India is a partner along with a few other
countries. यात्रा के दौरान द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की जाएगी। रक्षा, सुरक्षा, असैनिक परमाणु सहयोग और अंतरिक्ष भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी के मजबूत स्तंभ बने हुए हैं। वहीं दोनों देशों के संबंधों को पिछले कुछ साल में और भी विस्तार मिला है। नए क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा, डिजिटलाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, एडवांस कंप्यूटिंग, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास शामिल हैं। डीडी न्यूज के लिए जेसिका तनेजा, मार्जे, फ्रांस। तो पेरिस में अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो दोनों ही साथ मिलकर, क्योंकि प्रधानमंत्री से अध्यक्षता कर रहे हैं एआई एक्शन समिट की। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और उसके बाद पीएम भारत फ्रांस सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इन्हीं तमाम खबरों पे हमारे साथ जुड़ गए हैं पेरिस से तपस भट्टाचार्य। तपस, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, बेहद महत्वपूर्ण दिन है भारत के लिए, फ्रांस के लिए। द्विपक्षीय वार्ता होनी है, सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले तकनीक के क्षेत्र में एआई एक बड़ी क्रांति विश्व के लिए लेकर आया है। कई चुनौतियां जुड़ी हुई हैं उसके साथ, उसके इस्तेमाल को लेकर कई तरह के सवाल हैं। तो ऐसे में क्या एजेंडे में रहेगा, किस तरह से आज का दिन दोनों देशों के लिए और दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण? तो आपने बहुत सही कहा कि आज का दिन दोनों देशों के लिए बहुत अहम है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत और फ्रांस अलग अलग जो तकनीक की दिशा में, स्टेम जैसे कहते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। बट इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो है आज एआई एक्शन समिट। ये तीसरा एआई एक्शन समिट है। इससे पहले जो था वो था ब्लेचली पार्क यूके में, वहाँ पे हुआ था पहला। उसके बाद सियोल में हुआ था साउथ कोरिया में, और आज ये एआई एक्शन समिट फ्रांस में हो रहा है। और मैं आपको, मेरे कैमरामैन को दिखाता हूँ, यहाँ से ये एक जगह है, आप देख सकते हैं, यहाँ से पूरा मूव करके यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ साथ फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन यहाँ से गुजरेंगे। और ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा दृश्य जो है एआई समिट का है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दोनों ही देश लगातार, ये देख सकते हैं, पूरे मीडिया का जमावड़ा हो चुका है। 100 से ज़्यादा देश एआई समिट के लिए फ्रांस, पेरिस पहुंच चुके हैं। पूरी विश्व की निगाहें इस वक्त पेरिस में हैं। और मेरे साथ इस वक्त है एरविन डी क्रूटॉम, ये सीईओ हैं मेडिवन के। इंडिया और फ्रांस का जो एक ये दोनों देशों के बीच है दोस्ती, उसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। फ्रेंच और इंडियन कंपनी मिलके इन्होंने एक कंपनी बनाई है मेडिवन करके, और ये एआई पे काम करते हैं। मैं आप इनसे बात करवाता हूँ। यू नो, बोथ कंट्रीज वर्क क्लोजली right now in AI. It's an AI Action Summit. India is co-chairing, and your company is also working with Indian company to make AI. Just tell us how this Indian collaboration has been beneficial for you guys. Well, I was first 7 years ago in India for the first time. I met people from Reverie, which is a company belonging to Reliance, and they digitalize Indian languages. The first time I was in India, I really realized how close we are in Europe and in India. First, we are democratic countries. We have a diversity of languages. And so we implemented Reverie technology, Reverie 100% Indian-based AI on our... Indian-based AI? Yes, Indian-based AI of languages into our video localization platform. And so we announced at the summit, because we align with this sustainable data privacy, we agree with some rules and regulation to maintain our digital journey. So we integrated 11 languages yesterday on our video localization platform, speech to text, machine translation, text to speech. And we also have a long-term partner, Brahman International. And when we want to qualify and validate and correct the AI, because AI needs human correction. So this is also an alignment with the summit. और आप कह रहे हैं कि हर एक लैंग्वेजेस में वो कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। एक कहावत है आज की डेट में, कंटेंट इज किंग। तो ये प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया के साथ, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। तो आप समझ सकते हैं कि देश कितना आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से। प्रधानमंत्री ने जैसे कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये एस्पिरेशनल इंडिया है। तो एस्पिरेशनल इंडिया के लिए ये एआई जो समिट है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत को चेयर कर रहा है, और यही वजह है कि इस वक्त आप देख सकते हैं पूरी दुनिया की निगाहें जो है भारत की तरफ है। भारत और फ्रांस दोनों डिसाइड करेंगे कि ये एआई समिट किस और रुख करेगा।
ऋतु जी तापस भारत को चेयर कर रहा है। तापस, हमने देखा कि पिछले कुछ समय में एआई की तकनीक ने अपने दायरे को बढ़ाया है और आज एक तरह से बड़ी टेक्नोलॉजी के तौर पर है जिस पर निर्भरता ज्यादातर देशों की है। ऐसे में जहां उसका चलन बढ़ा है उसके खतरे भी बढ़े हैं। भारत चाहता है कि एआई से जुड़ी बेहतर से बेहतर तकनीक भारत के पास हो। ऐसे में जब प्रधानमंत्री फ्रांस में तीसरे एआई एक्शन समिट को चेयर करेंगे, भारत को किस तरह के एक तरह से तकनीक के क्षेत्र में फ्रांस के साथ साझेदारी, द्विपक्षीय संबंधों में क्या एक तरह से इस क्षेत्र में मिलने जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा कंसर्न जो है इस वक्त एआई में वो है डेटा प्राइवेसी। और डेटा प्राइवेसी हमेशा से एक रहा है। उसके बाद होता है कि आप डीप फेक से कैसे बच सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन से कैसे बच सकते हैं। जैसे ये बता रहे थे कि इनकी जो कंपनी है ये इंडिया और फ्रेंच कंपनी है, दोनों ने मिलकर ये तैयार किया एआई। जो स्किल सेट है, मैं बताना चाहूँगा 1 मिलियन से ज़्यादा लोग भारत में हैं जो एआई में काम कर रहे हैं या स्किल सेट के साथ है, तो एक बहुत बड़ा पूल है। दूसरी अहम चीज़ आ जाती है कि आपके पास डेटा है, भारत में बहुत बड़ा डेटा है। अब मैं इनसे ही पूछना चाहूँगा, मैं उनसे पूछता हूँ, सर, my anchor is asking, there is a bit of people are asking whether privacy is an issue, security is an issue when it comes to AI. What are you guys doing, French government and you people, to rectify that and to rectify that notion also? Well, as a software as a service company, we are we bring an end-to-end, very secure, not only security of the what we call bare metal servers, so we code everything in-house. We use hosting in Europe with European company, so also to avoid some legal leaks that can happen, so we can ensure our clients for e-learning, educational, marketing, entertainment, we can ensure the maximum security with the code, with the hosting, and with the legal aspect. There are several aspects of security, and this is a key issue for the future. So the problem is that right now the world is grappling with बिल्कुल तापस, आप सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 2 सालों में एक बड़े विजन के साथ एआई के क्षेत्र में फ्रांस पहुंचे हैं, जहां भारत ने तय किया है कि 2027 तक करीब 44,000 करोड़ रुपए एआई के क्षेत्र में खर्च करेगा। बेहतर तकनीक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय लगातार एआई को लेकर जिस तरह से बात कर रहे हैं कि जहां एक तरफ इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है, वहीं जो इसके खतरे हैं उससे रोकथाम की भी आवश्यकता है। इस वैश्विक मंच पर इन तमाम सवालों के जवाब भी ढूंढे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तापस, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपके मेहमान का भी धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों पर, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अरे क्या हुआ मुन्ना? तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए, इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा, मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा, ये सब माँ को पता होगा ना? पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में इंडिया एनर्जी वीक 2025 के आज से शुरुआत हुई। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडिया एनर्जी वीक 2025 के उद्घाटन समारोह में OALP बिड राउंड X लॉन्च किया।
इंडिया एनर्जी वीक 2025 एक स्वच्छ, आत्मनिर्भर और टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनर्जी लैंडस्केप के लिए वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं और उद्योग के दिग्गजों को एक साथ ला रहा है। सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा, ट्रांजिशन और नवाचार जैसे विषयों पर केंद्रित है। मंत्री स्तरीय और सीईओ की भागीदारी, प्रदर्शनी स्थल और सत्रों की संख्या के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा कार्यक्रम है। इसमें देश विदेश से 700 से ज्यादा एग्जिबिटर, 500 से ज्यादा स्पीकर्स के साथ ही 70,000 डेलीगेट्स भी शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक में वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि भारत बहुत तेज गति से एनर्जी मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। भारत का फोकस मेक इन इंडिया पर है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी वाला देश है। उन्होंने एनर्जी सेक्टर में भारत के लक्ष्यों के बारे में बात की। भारत ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के लिए कमिटेड है। इससे भारत के एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाएं तैयार हो रही हैं। साथियों, विकसित भारत के लिए अगले 2 दशक बहुत अहम है और इसमें आने वाले 5 साल में हम अनेक बड़े पड़ाव पार करने वाले हैं। हमारे बहुत सारे एनर्जी गोल्स 2030 की डेडलाइन के हिसाब से अलाइन किए गए हैं। साल 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऐड करना चाहते हैं। साल 2030 तक भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है। साल 2030 तक हम हर साल 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन कर सके, ये हमारा लक्ष्य है। हमारे ये टारगेट्स काफी एम्बिशियस लग सकते हैं, लेकिन बीते 10 साल में जो भारत ने हासिल किया है, उससे ये विश्वास पैदा हुआ है कि ये टारगेट भी हम जरूर हासिल कर लेंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत अपने हाइड्रोकार्बन रिसोर्स को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है। भारत अपने हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज के पोटेंशियल को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए निरंतर रिफॉर्म्स कर रहा है। बड़ी डिस्कवरीज और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यापक विस्तार के कारण हमारा गैस सेक्टर एक्सपांड कर रहा है। इससे हमारे एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस का शेयर बढ़ा है। भारत अभी 4th लार्जेस्ट रिफाइनिंग हब है और हम अपनी कैपेसिटी 20% तक बढ़ाने में जुटे हैं। पीएम ने देश के बजट में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बजट में की गई घोषणाओं के बारे में भी जानकारी दी। सरकार ने ईवी और मोबाइल फोन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कई चीजों को बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर किया है। कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयन बैटरी वेस्ट, लेड, जिंक ऐसे अनेक क्रिटिकल मिनरल से ड्यूटी हटा दी गई है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन भी भारत में एक सशक्त सप्लाई चेन के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगा। नॉन लिथियम बैटरी इकोसिस्टम को प्रमोट करने की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इस वर्ष के बजट में हमने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को भी ओपन कर दिया है। एनर्जी में हो रहा हर इन्वेस्टमेंट नौजवानों के लिए नई जॉब्स क्रिएट कर रहा है, ग्रीन जॉब्स के अवसर बना रहा है। साथियों, भारत के एनर्जी सेक्टर को मजबूती देने के लिए हम इसे
जनता की पावर से लेस कर रहे हैं। पीएम मोदी ने दुनिया को इस मन से बताया कि भारत अगले 5 साल में एनर्जी सेक्टर के जो तमाम टारगेट्स हैं उन्हें हासिल करेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मित्र देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने रक्षा से संबंधित एक पुस्तक का विमोचन किया। वहीं भारत की रक्षा क्षमताओं पर एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। भारत ब्रिज अंतर्राष्ट्रीय रक्षा और वैश्विक जुड़ाव के माध्यम से लचीलापन निर्माण विषय पर रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने आतंकवाद, साइबर अपराध, मानवीय संकट और जलवायु प्रेरित आपदाओं की चुनौतियों से एकजुट होकर निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। The challenges we face from terrorism and cyber crime to humanitarian crisis and climate-induced disasters transcend borders, and they demand a united response. The Bridge Initiative represents our commitment to transforming dialogue into actionable outcomes, fostering partnerships that are resilient, adaptable, and forward-looking. रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत परिवर्तनात्मक, न्याय संगत और स्थायी समाधान तैयार करने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। India stands ready to work with all nations in crafting solutions that are innovative, equitable, and sustainable. Together, we can build a future where security and prosperity go hand in hand, ensuring peace and stability for generations to come. और विशाल बेरिस्टो हमारे साथ जुड़ गए हैं बेंगलुरु से। विशाल, सबसे पहले तो विशाल आपसे यही पूछेंगे कि रक्षा मंत्री ने जो सम्मेलन में कई बड़ी बातों को रखा, जिसमें उन्होंने बहुत साफ किया रक्षा से जुड़ी चुनौतियां भारत जिन्हें महसूस करता है वो आज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, विश्व की हैं। और ऐसे में विश्व की एक जिम्मेदारी है आतंकवाद पर किस तरह से नकेल कसना है, उसे भी लेकर रक्षा मंत्री ने इस मंच पर इस बात को रखा। देखिए ऋतु, आज जो रक्षा मंत्री ने बातें कही, आतंकवाद की समस्या वो काफी पहले से है और उससे पूरी दुनिया त्रस्त है, लेकिन जो चैलेंजेस अब नए आ गए हैं वो ये है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है और साइबर स्पेस है। ये तमाम वो चीजें हैं जिससे सभी मुल्कों को असर पड़ सकता है। और उसमें अगर हम बात करें आतंकवाद की, तो आतंकवाद इन्हीं नए टेक्नोलॉजीज का सहारा ले सकता है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है जिसको लेकर छोटे देश, खास तौर से ऑस्ट्रेलिया, ओशियाना रीजन में जो पड़ते हैं, उनके लिए खतरा पैदा हो गया है। बाकी बड़े देशों के ऊपर तो है ही, लेकिन खास तौर से उनके अस्तित्व पे खतरा पैदा हो गया है। इसलिए रक्षा मंत्री ने यह कहा कि अब वक्त बदल गया है। जो कंटेम्प्रेरी वॉरफेयर था उसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल बदल चुकी है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। तो हमें इन तमाम चीजों के मद्देनजर, जिसमें क्लाइमेट चेंज भी शामिल है, हमें एक साथ खड़े रहना है, क्योंकि भारत जो है वो लेन देन के सौदे में यकीन नहीं करता, भारत साथ मिलकर आगे बढ़ने में यकीन करता है। और इन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने मित्र देशों के रक्षा मंत्रियों का आह्वान किया कि वो आए, भारत में सह निर्माण करें, सह विकास करें और एक साथ मिलकर आगे बढ़े, क्योंकि भारत के अंदर असीम क्षमताएं हैं, भारत के अंदर असीम संभावनाएं हैं। और यही बात रक्षा मंत्री ने आज सभी रक्षा मंत्रियों के सामने रखी डिफेंस कॉन्क्लेव में। ऋतु जी, विशाल, एरो इंडिया शो एशिया का सबसे बड़ा शो है। ऐसे में 2 दिन ये जो लगातार रक्षा मंत्री के जो सम्मेलन रहे हैं और जिस तरह से भारत ने सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाए हैं, साथ ही साथ तमाम देशों के साझेदारी के साथ भी अपनी सैन्य शक्ति को और मजबूत किया है, इसमें रक्षा मंत्री इस मौके पर मौजूद हैं। तमाम मित्र देशों के रक्षा मंत्रियों में किस तरह का संदेश भारत अपनी ताकत को लेकर देखा है, अपने रोड मैप को लेकर देख रहा है और भविष्य में इस क्षेत्र में अपनी आत्मनिर्भरता और अपने निर्यात को बढ़ाने की दिशा में कितना महत्वपूर्ण ये सम्मेलन भी दिखता है? देखिए ऋतु, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब हम बात कर रहे हैं एरो इंडिया शो की, तो ये सिर्फ एक
शो नहीं है, बल्कि एक कॉन्क्लेव है जिसमें हमारे मित्र देशों के रक्षा मंत्री शामिल हैं, उनका टॉप मिलिट्री ब्रास इसमें शामिल है। अभी जो रक्षा मंत्रियों की कॉन्क्लेव हुआ उसमें रक्षा मंत्रियों के साथ साथ उनके डिफेंस अटैचेस थे, उनके टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स थे, हमारे खुद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ थे। तो सब इसी बात का मंथन कर रहे हैं कि क्यों आप भारत में आ सकते हैं और क्यों भारत में आए। भारत कह रहा है उनसे आप यहां पर आए, यहां पर निवेश करें, हमारे देश के अंदर आपको असीम संभावनाएं मिलेंगी। और बाकी जो देश है वो इस बात को न सिर्फ गौर से देख रहे हैं बल्कि गौर से समझ भी रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगा कुछ रक्षा मंत्रियों की जो उन्होंने अपने उद्बोधन में कही, खास तौर से अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, ग्लोबल साउथ की बात करें, तो उन्होंने खुलकर भारत की सराहना की। और देश जैसे आर्मीनिया है और यूनाइटेड किंगडम ने भी कहा कि भारत की तरक्की को देखकर हमें काफी अच्छा लगता है और भारत तेजी से विकास कर रहा है। और मोदी गवर्नमेंट जिस तरह से फोकस्ड है अपने देश के डेवलपमेंट को लेकर और खासतौर से आत्मनिर्भरता को लेकर, वो एक अच्छी बात है, क्योंकि भारत एग्रेशन की बात कभी नहीं करता, भारत साथ मिलकर चलने की बात करता है। और तमाम देशों ने अपनी सहमति जताई इस प्रयास को लेकर कि टुगेदर वी ग्रो, जो भारत हमेशा से कहता रहा है वसुदैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है, पूरा विश्व हमारा परिवार है, साथ मिलकर चलने की बात की। और भारत के रक्षा मंत्री बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भारत आत्मनिर्भर होना चाहता है। भारत एक निर्यातक के तौर पर उभर चुका है जब हम रक्षा क्षेत्र या रक्षा उत्पादों की बात करते हैं, लेकिन उसी के साथ उन्होंने साफ किया कि भारत कभी भी अग्रेसर की भूमिका में आपको ना दिखा है ना दिखेगा। हाँ, ये जरूर है कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा, अपने हितों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हम इसके लिए पूरी तरह से सक्षम भी हैं। लेकिन भारत ये चाहता है कि तमाम वो जो चैलेंजेस आते हैं, खासतौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैंने जिक्र किया, उसके मद्देनजर सभी देशों को चौकन्ना रहना चाहिए। और अगर हम यूके के रक्षा मंत्री की बात करें, उन्होंने कहा कि जब एक कॉन्टिनेंट पे कुछ होता है तो उसका असर दूसरे कॉन्टिनेंट पे साफ दिखाई पड़ता है। अब पूरी दुनिया आपस में जुड़ चुकी है, ऐसे में ये जरूरी है कि हम सब मिलकर विश्व शांति के लिए प्रयास करें। और विश्व शांति के लिए ये जरूरी है कि हमारे अंदर आपसी सहमति हो, आपसी नेटवर्किंग हो, ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ दें और मित्र देश आपस में मिलकर जो भी चैलेंज आए किसी भी देश के ऊपर उसका साथ मुकाबला करें। रितु, विशाल, भारत जैसे देश के लिए कितनी बड़ी ये चुनौती आप देखते हैं? जब हम बात करते हैं 21वीं सदी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं 21वीं सदी युद्ध की नहीं हो सकती है, ये शांति की सदी है। ऐसे में हम देखते हैं दुनिया में हथियारों की बिक्री, उसकी खरीद को लेकर पूरी दुनिया दो खेमे में बटी है। जब भारत निर्यातक के तौर पर, सैन्य उपकरणों के निर्यातक के तौर पर अब बढ़ रहा है, ऐसे में भारत के लिए वो क्या चुनौतियां भी हैं कि भारत अपनी यथास्थिति को बनाए रखते हुए भी तमाम उन देशों को हथियारों से मजबूत करे? देखिए रितु, अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ इंडियन ओशन तक ही सीमित नहीं है। मैरीटाइम सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वो भारत के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं बल्कि तमाम उन मुल्कों के लिए इंपॉर्टेंट है जो एशिया पैसिफिक में भी रहते हैं। तो जब हम भारत की बात करते हैं, आप सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, तो भारत यही कह रहा है कि आप आइए साथ मिलकर भारत में इसका निर्माण करें। हम आपकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। उसी के साथ साथ हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको भी आप रखिए, हम उसके निर्यातक हैं। खासतौर से अफ्रीकन कंट्रीज और डेवलपिंग वर्ल्ड को लेकर भारत जो है एक अच्छा मार्केट की तरफ देख रहा है और इवन डेवलप्ड कंट्रीज भी काफी इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है वो तेजी से उभर रहा है। हमारे एमएसएमईज और स्टार्टअप्स की बात करी, हमारे यहाँ पर वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस इकोसिस्टम है जहां तक हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं। तो इन सारी चीजों को यहाँ शोकेस किया जा रहा है। तो ये सिर्फ एक फ्लाई पास नहीं है बल्कि तमाम उन चीजों का शोकेस है जो भारत की ताकत को दर्शाता है। और भारत की सबसे बड़ी ताकत है कि भारत जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और ये पूरी बात दुनिया को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई मार्शल लॉ नहीं है, हम अग्रेसिव कंट्री नहीं है, हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल, विस्तार से बात करने के लिए। और साथ ही साथ इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जहां हम हथियारों की खरीद और बिक्री को लेकर भी बड़े सचेत रहते हैं, ऐसे में भारत अपने वैश्विक संदेश के साथ किस तरह से इस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है, वो दिखाता है भारत की ताकत को भी, सैन्य क्षमताओं को भी। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल।
और आइए अब बात करेंगे हम दिव्य भव्य महाकुंभ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा स्नान पर्व को लेकर सीएम ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए हैं ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जा सके। सीएम योगी ने महाकुंभ मार्ग पर यातायात नहीं थमने का निर्देश दिया है। पार्किंग स्थलों का सही उपयोग और सड़कों पर वाहनों की कतार नहीं लगने देने के लिए निर्देश दिए हैं। सीएम का स्पष्ट निर्देश है कि ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बने। माघ पूर्णिमा पर योगी आदित्यनाथ ने विशेष सतर्कता व सावधानी बरतने को कहा है। सीएम ने माघी पूर्णिमा पर बसंत पंचमी की तरह व्यवस्था लागू करने, सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नदी और मेला परिसर की लगातार सफाई और सीमा से जुड़े सभी जिलों के अधिकारियों से संपर्क बनाए रखने को कहा है। इसके अलावा प्रयागराज के किसी स्टेशन पर अत्यधिक भीड़ नहीं होने देने और परिवहन निगम की अतिरिक्त बसें चलाने का निर्देश भी दिया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की व्यवस्था पर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारियों को लेकर समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि नकारात्मकता फैलाने वाले ये वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर सरकार का वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है। ये हमेशा भारत और सनातन धर्म का विरोध करते हैं। 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है सरकार की। वहीं प्रयागराज महाकुंभ के मेला क्षेत्र में माघी पूर्णिमा को लेकर यातायात प्रबंधन के लिए कई उपाय किए गए हैं। माघी पूर्णिमा पर्व से पहले प्रशासन ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में आज सुबह 4 बजे से वाहनों की नो एंट्री लागू कर दी है। मेला क्षेत्र में आकस्मिक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छोड़ सभी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। वहीं श्रद्धालुओं के वाहनों को आज सुबह 4 बजे से निर्धारित 36 पार्किंग स्थल में पार्क कराया जा रहा है। जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, रीवा बांदा चित्रकूट, कानपुर कौशाम्बी, लखनऊ प्रतापगढ़ और अयोध्या प्रतापगढ़ से आने वाले वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। साथ ही संगम आने वाले पैदल श्रद्धालुओं के लिए भी अलग मार्ग चिन्हित किए गए हैं। वहीं रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ऐसे में रेलवे की ओर से भी यात्रियों की सुविधा के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। रेलवे की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार पिछले 2 दिनों में प्रयागराज के विभिन्न स्टेशनों से करीब 664 ट्रेनें चलाई गई हैं। रेलवे ने रविवार को 330 ट्रेनों के जरिए 12.5 लाख यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया, जबकि सोमवार को कुल 334 ट्रेनों का परिचालन किया गया, जिससे करीब 14.5 लाख यात्री देश के कोने कोने से प्रयागराज पहुंचे और अपने गंतव्य गए। वहीं मंगलवार की सुबह 6 बजे तक रेलवे की ओर से 77 ट्रेनें चलाई गईं। इन ट्रेनों से कुल 3,34,000 यात्रियों ने सफर किया। रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें अपने तय समय सारणी से चलाई जा रही हैं। रेल परिचालन से जुड़े सभी पहलुओं की मॉनिटरिंग रेल बोर्ड और जोनल ऑफिस के अधिकारी के स्तर से की जा रही है। बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाराणसी और प्रयागराज रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज में कैंप किए हुए हैं तथा उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों पर 1186 कैमरों से नजर रखी जा रही है। यात्रियों के स्टेशन में प्रवेश और निकास की व्यवस्था लागू की गई है। प्रयागराज महाकुंभ की भव्य, दिव्य और अलौकिक छवि से प्रभावित होकर देश और दुनिया भर के सनातनी तीर्थराज प्रयाग नगरी पहुंच रहे हैं।
महाकुंभ में स्नान करने वालों का आंकड़ा 45 करोड़ की संख्या को पार कर गया है। ऐसे में महाकुंभ के समापन से 15 दिन पहले ही स्नानार्थियों की संख्या ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया है। आज सुबह 10 बजे तक 74,96,000 लोगों ने स्नान किया, जिसमें 10 लाख कल्पवासी भी शामिल हैं। वहीं 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 45 करोड़ 50 लाख से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। यही नहीं, महाकुंभ में पिछले 3 दिनों में 4 करोड़ से अधिक लोग संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। अश्वनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, रिकॉर्ड संख्या ये मानी जा रही थी कि जब तक महाकुंभ पूरा होगा, यानी कि 26 फरवरी तक 45 करोड़ के आंकड़े को पार करेगा, लेकिन उससे कई दिन पहले ही इस आंकड़े को पार किया जा चुका है। माघी पूर्णिमा को लेकर कई व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें रेलवे से लेकर सड़कों के नियंत्रण, ट्रैफिक जैम को लेकर कई बड़े निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने। किस तरह से शहर में सब कुछ लागू होकर अब काम हो रहा है, क्योंकि कल है माघी पूर्णिमा? अश्वनी, आपको हमारी आवाज आ रही है? अश्वनी हमारे साथ बने हुए हैं, हम अश्वनी से अपना जी अश्वनी, मुख्यमंत्री ने कई बड़े निर्देश दिए हैं, जिसमें रेलवे से लेकर सड़क यातायात, श्रद्धालुओं की आवाजाही, पार्किंग की सुविधा, सिलसिला जारी है। अगर देखें तो अब तक 45 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, यानी कि कई देशों की आबादी जितनी नहीं है उससे ज्यादा यहाँ पर लोग आकर स्नान करके सकुशल जा चुके हैं। आवागमन की अगर बातें करें तो आवागमन के बेहद स्ट्रिक्ट जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रिंसिपल्स यहाँ बनाए गए हैं, पॉलिसी बनाई गई है, उस हिसाब से बहुत कड़ाई से उसका अनुपालन किया जा रहा है। केवल आने वाले मार्गों पर ही लोगों को आने की अनुमति है, जाने वाले मार्गों से लोगों को जाने की अनुमति है। इस पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। केवल इसेंशियल सर्विसेज की जो गाड़ियां हैं या पुलिस की हैं, एम्बुलेंस है, वो केवल चल रही हैं। इक्का दुक्का गाड़ियां आप भले ही देख सकते हैं कि कोई भले लेके चला है, लेकिन उस पर भी बड़ी कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। यानी यहाँ तक कि मीडिया की गाड़ियां भी अगर बाहर जा रही तो उनको आने में काफ़ी दिक्कतें हो रही। रेलवे की बात करें, रेलवे ने अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। कल 359 ट्रेनों का परिचालन, जो मेला स्पेशल ट्रेनें और जो सामान्य ट्रेनें हैं उनका यहाँ से किया गया। एनसीआर, नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे के जो रेलवे स्टेशंस हैं वो यहाँ से स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। ट्रेनों का परिचालन समयबद्ध तरीके से हो इसका बेहद गहनता से इसकी रूपरेखा तैयार की गई और उसका अनुपालन भी किया जा रहा है। अधिकांश ट्रेनें समय से हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, हम युवाओं की या फिर यहाँ आने वाले लोगों की बात करेंगे। आप ये बताएं, आप कहाँ से आए हैं, किस साधन के मार्फत आए हैं और आने की आपकी स्थिति और यहाँ पर क्या रही? जी, हम आगरा से आए, जो अपने इटावा से ट्रेन चलती है उसके जरिए आए हुए हैं। और वैसे अगर व्यवस्था का देखा जाए तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। ट्रेन वगैरह में भी पहले जैसा भीड़ भाड़ जैसा माहौल था, लेकिन अब इतना नहीं है। जैसे देखा गया है अपने यहाँ पर ट्रेन वगैरह में जिस तरीके से भीड़ भाड़ थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। सब अच्छी व्यवस्था है, बहुत एवन है व्यवस्था, बिल्कुल ठीक। अलग अलग जगहों से शटल चलाई जा रही है, जैसे जहाँ पर लोगों को आने के बाद वहाँ से शटल सर्विस चल रही, वो सर्विसेज आप देख रहे हैं, उससे लोग आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पुलिस वगैरह देखा जाए, अपना जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी बिल्कुल बढ़िया तरीका से सर्विस दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जिस तरीके से माल था वैसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया व्यवस्था, कोई दिक्कत जी। तो देखिए, लोग काफ़ी आश्वस्त हैं और बेहद अच्छे तरीके से लोग यहाँ पर स्नान करके जा रहे हैं। और अभी जो कल का आप समझिए कि माघी पूर्णिमा का स्नान है, वो बेहद महत्वपूर्ण स्नान है। अमृत स्नान में लोगों की संख्या कई करोड़ों में थी। माघ तक ही ये पूरे मेले का अगर देखें तो जब पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक ये पूरा पूरा माघ चलता है। इस मेले में लोगों का सबसे ज़्यादा आना जाना होता है। कल एक तरीके से आप माने कि जो स्नान होगा उसके बाद शिवरात्रि का ही स्नान होना है, यानी कि लगभग ये मेला उत्तरार्ध पर है। लेकिन लोगों के आने का अगर आप सिलसिला देखें तो वो कहीं ना कहीं उत्तरार्ध पर नहीं, वो हमेशा उफान पर दिखता है। तो चाहे वो मकर संक्रांति रही हो, चाहे वो मकर संक्रांति के बाद मौनी अमावस्या रही हो। मौनी अमावस्या को तो लगभग 8 करोड़ लोग रहे, लेकिन प्रतिदिन अगर पिछले 5-6 दिनों से देखें तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ व्यक्ति श्रद्धालु यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। और
सकुशल तरीके से वो स्नान करके अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। ऋतु, अश्विनी, दो चीजें, एक जो लगातार प्रशासन कह रहा है कि जो भ्रामक खबरें फैलाने की एक कोशिश की जा रही है, उससे किस तरह से प्रशासन निपटने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि लोगों को इस बात का डर है, सोशल मीडिया पे कई तरह के जो संदेश आ रहे हैं कि प्रयागराज में संसाधनों की कमी हो रही है, चाहे वो क्योंकि वाहन अभी तक नहीं आ पा रहे थे, तो रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं वो शायद नहीं पहुंच रही हैं। तो इस तरह की तमाम खबरों से किस तरह से डील कर रहा है प्रशासन? आप एक बार सवाल दोहराएं, आवाज बेहद कम आ रही है प्लीज। अश्विनी, प्रशासन भी कह रहा है इस बात को कि भ्रामक एक तरह से खबरों को फैलाया जा रहा है व्यवस्थाओं को लेकर, प्रयागराज में संसाधनों की कमी को लेकर, तो इन तमाम खबरों से किस तरह से प्रशासन निपट रहा है? क्या तंत्र विकसित किया है? क्या लोगों तक सही सूचना पहुंचा पा रहा है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जो प्रयागराज से चारों तरफ के क्षेत्र हैं, चाहे वो वाराणसी से आने वाला क्षेत्र हो, झूसी के आसपास, लगभग अंदावा झूसी के आसपास बहुत बड़ी पार्किंग एरिया बनाई गई है, जहाँ पर वाहनों को सुरक्षित वहाँ पर हाल्ट कराया जा रहा है। फाफा मऊ की तरफ मलाख हरहर में बेला पार्किंग बनाई गई है, हजारों की संख्या में लोगों की गाड़ियाँ वहाँ पर हैं, लेकिन वहाँ से शटल सर्विसेज हैं। सुलेम सराय से आगे अगर देखें, नेहरू पार्क पार्किंग है, वहाँ पर लोगों के आवागमन की सुविधा मेला क्षेत्र तक लाने तक है। और उसके अलावा अगर देखें, रीवा क्षेत्र से या फिर मध्य प्रदेश के क्षेत्र से जो भी लोग आते हैं, उनकी पूरी व्यवस्था है। मेला क्षेत्र 2 इलाकों में बटा हुआ है। सबसे ज़्यादा आवागमन इस क्षेत्र में लोगों का होता है, जहाँ पर लोग संगम सीधा पहुँचते हैं। और उसके बाद अरैल का क्षेत्र है, जो अरैल के क्षेत्र में वहाँ पर लोग मध्य प्रदेश की तरफ से आते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि चाहे वो बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा हों, कितना उत्साह है उनमें। और सबसे बड़ी बात उस उत्साह की आप कल्पना कर सकते हैं, कैसे लोग जो अलग अलग अफवाहें, अलग अलग चीज़ें बताते हैं कि व्यवस्था कम है, वो हम खुद ही, अब देखिए उत्साह ये है, ये लोगों का उत्साह है, ये लोगों का उत्साह है। बस जी एक चीज़ बताएं, लोग ये कह रहे हैं कि शटल सर्विसेज नहीं मिल रही है, या फिर बहुत लंबे समय से लोगों को सर्विसेज है। सर, हम इंदौर के हैं, हम स्थिति, आज की स्थिति आप बताएं कैसे? हम लोग इंदौर से थे, रास्ते में निकले, बोले कटनी में बहुत जाम है, आप परेशान हो जाओगे, लेट जाओ। हमको ऐसा कोई असुविधा नहीं हुई, बहुत व्यवस्थित तरीके से हमको पलटा के बागेश्वर धाम वाले रास्ते से लेके आए। उनके भी अद्भुत दर्शनों का आनंद हुआ, और बिल्कुल रात को भी कोई जाम नहीं मिला। हमारी गाड़ी डायरेक्ट घर की सुविधा के पास तक पहुंची है, और आगे भी सब लोग बहुत सहायता कर रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है ऑटो वाला या कोई भी ऐसा जो सब। तो आप देख सकते हैं कि जो भी व्यवस्था की गई है, लोग बेहद मोदित हैं। प्रधानमंत्री जी और योगी जी का तो मैं विशेष करके बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद हम सब करना चाहेंगे। इंदौर वासी बहुत अच्छी सुविधा दी, इंदौर वासियों की तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, आपके अद्भुत आभारी रहेंगे हम। सबसे साफ शहर माना जाता है, बहुत पुण्य कमा रहे हैं आप, बहुत अद्भुत व्यवस्था। तो आप देखिए, लोग अद्भुत गदगद, यही उद्गार है उनके। और जो जंज्वार उठा है ऋतु, मैं यही कहूँगा कि इतना बड़ा जंज्वार अगर आता है तो लोग जाकर त्रिवेणी में नहाते हैं, लेकिन इस जंज्वार में प्रयागराज भी स्नान कर रहे हैं इस आस्था के महापर्व में। और लोग जो भी थोड़ी बहुत जो दिक्कतें हैं, क्योंकि पैदल लोगों को चलना पड़ रहा है, यहाँ से बस 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर संगम क्षेत्र है, और जाने का एक बात रास्ता यही है। अश्विनी, अंत में संक्षेप में, आप प्रयागराज लंबे समय तक रहे हैं, एक आप 13 तारीख के बाद से लगातार इस जन समागम को देख रहे हैं, राजनीतिकरण किया जा रहा है, वैसी स्थितियां नहीं है। अश्विनी, अंत में बहुत संक्षेप में, आप प्रयागराज लंबे समय तक रहे हैं, इस जन समागम को देख रहे हैं, 13 तारीख से आज की तारीख तक 18 दिन हो चुका है, जो इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने को किस तरह से व्याख्या करेंगे आप अपने खूबसूरत शब्दों में? बस केवल इसको आत्मसात किया जा सकता है, दृश्य देखे जा सकते हैं। दृश्य देखने के बाद अगर आप समझिए कि कोई ये समझे कि सनातन संस्कृति को, भारत भारतीयता को लोगों को समझना है, तो वो आकर इसको यहाँ समझ सकता है। बड़ी सुंदर सी कविता कैलाश गौतम जी ने कही थी कि भक्ति के रंग में रगल गांव देखा, धर्म में करम में सनल गांव देखा, अगल में बगल में सगल गांव देखा, अमौसा नहाए चलल गांव देखा, एहू हाथे झोरा ओहू हाथे झोरा, कांधे पे बोरा कपारे पे बोरा, कमरी में केहू, कथरी में केहू, रजाई में केहू, दुलाई में केहू। ये सब स्थितियाँ जो भारत भारतीयता है वो आकर यहाँ पर देखी जा सकती है।
वो देखा जा सकता है कि किस तरीके से सहस्राब्दियों से ये अनवरत श्रृंखला चल रही है। लोग आकर ये देख सकते हैं कि बगैर किसी निमंत्रण के इतनी संख्या में लोग सहस्राब्दियों से चले आ रहे हैं। लोग आकर यहाँ पर ये देख सकते हैं कि उसी घाट पर जहाँ पर मंत्री, उसी घाट पर संतरी, उसी घाट पर प्रधानमंत्री, उसी घाट पर राष्ट्रपति, उसी घाट पर एक सामान्य महिला का पति, उसी घाट पर जो है आचार्य, उसी घाट पर शंकराचार्य, सब आकर वहीं स्नान कर रहे हैं। जहां त्रिवेणी में आकर सारी बेड़ी समाप्त हो जाए, जहां सारी विभेद आकर गलकर विगलित होकर बह जाए गंगा में, जहां आकर लोगों का दंभ टूट जाए, वही कुंभ है, वही महाकुंभ है। भारत भारतीयता सनातन का महापर्व तो है ही। हिंदुस्तान की अगर तासीर समझनी है, भारत भारतीयता की तासीर समझनी है, कितना सघन सार्वभौम तरीके से हम आपस में सांस्कृतिक रूप से बधे हुए, भावनात्मक रूप से बधे हुए हैं, उसको आके कोई आत्मसात करे। और वही यहाँ पर दिखता है। जीवंत आश्चर्य है, जीवंत आश्चर्य है, ये लोग माने। अश्विनी, इस अद्भुत अनुभव को बेहतरीन शब्दों में ढालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बताया कि सनातन की ताकत को किस तरह से कुंभ के इस धरती पर देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। और दिल्ली में मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी की दिल्ली के कपूरथला हाउस में बैठक हुई। इस बैठक में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत कई पंजाब के विधायक और सांसद शामिल हुए। दरअसल दिल्ली में हार के बाद पंजाब में पार्टी की राज्य इकाई में आंतरिक असंतोष फैल रहा है। लिहाजा आज की बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार पर मंथन हुआ। खास बात यह है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिल्ली में पार्टी उम्मीदवारों के लिए सक्रिय रूप से प्रचार किया था। मान कैबिनेट के मंत्री, विधायकों सहित और पंजाब इकाई के 200 पदाधिकारियों ने चुनाव प्रचार किया था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बैठक खत्म होने के बाद कहा कि हम सब मिलकर राज्य के विकास के लिए काम करेंगे, जिससे पंजाब देश में विकास के मॉडल के रूप में उभरेगा। क्योंकि पंजाब में हमारी सरकार जो है वो लोगों के हित में बहुत काम कर रही है। आज सब हम इकट्ठे मिलके, आज सारी पूरी हमारी दिल्ली की टीम भी सारी यहाँ पे थी, तो यही एक तहैया किया है कि हम पंजाब को 2 साल पड़े अभी, पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे। संसद के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। आज सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई की शुरुआत में लोकसभा अध्यक्ष ने मालदीव से आए संसदीय प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। ये प्रतिनिधि मंडल भारतीय संसद की कार्रवाई देखने के लिए आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रतिनिधि मंडल का सदन में स्वागत किया। मजलिस के स्पीकर श्री अब्दुल रहीम अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में मालदीव गणराज्य का संसदीय शिष्टमंडल उपस्थित है। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय श्री अब्दुल रहीम अब्दुल्ला और उनके उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल की यात्रा भारत मालदीव संबंधों की गहराई का प्रतीक है। उनकी ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करेगी। हम भारत में उनके सुखद, सफल एवं मंगलमय प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम मालदीव की संसद, वहां की मित्रवत जनता को भी शुभकामनाएं देते हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसदों ने विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अहम प्रश्न पूछे। लोकसभा में आज बजट 2025-26 पर चल रही चर्चा का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब देंगी। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई की बात की जाए तो सांसदों ने लोकहित से जुड़े मुद्दे उठाए। उच्च सदन में प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला। साथ ही राज्यसभा में बजट पर कल से शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा।
आपको बता दें कि इस वक्त संसद के बजट सत्र का पहला भाग चल रहा है। ये भाग गुरुवार 13 फरवरी को समाप्त होगा। इसके बाद सदन की कार्रवाई अगले महीने 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगी। और राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी काउंसिल में सारी चीजें निर्धारित होती हैं। इसके सफल संचालन में राज्यों के वित्त मंत्रियों का अहम योगदान है। सरकार जीएसटी की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। राज्यों के वित्त मंत्रियों को पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो स्टेक होल्डर से बात करें और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। Not even in one item has the GST, after being introduced, raised the rate. When at the point in time of GST's introduction, on an average, the tax levied on every item which is there in the GST, 15.8% tax could have been levied without additionally burdening the buyer, consumer. If that was the rate at which the GST rates were brought in, the rate has come down to 11.3. That is the level of reduction of rates which have happened in the GST Council. और मिड डे प्राइम में अब खेल की खबरें, और खेल की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं सुचित्रा। जी सुचित्रा, क्या खबरें खेल जगत से? शुक्रिया रितु। आज सबकी नज़र जसप्रीत बुमराह पर बनी हुई है। जसप्रीत बुमराह के चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने पर अंतिम फैसला आज लिया जाएगा। आज आईसीसी को टीमों द्वारा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दल के नाम भेजने की अंतिम तिथि है। बुमराह ने बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपनी पीठ का स्कैन कराया है। अब बीसीसीआई का मेडिकल स्टाफ, चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट मिलकर बुमराह के चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने पर फैसला लेंगे। विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश को फ्री स्टाइल ग्रैंड स्लैम चेस के क्वार्टर फाइनल में फैबियानो कैरुआना के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। गुकेश क्वार्टर फाइनल के पहले लेग के मैच में सफेद मोहरों से खेलते हुए हार गए थे। इसके बाद गुकेश को दूसरे लेग में भी हार का सामना करना पड़ा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में सर्विसेज की टीम 48 स्वर्ण, 19 रजत और 19 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। महाराष्ट्र के खाते में 33 स्वर्ण, 48 रजत और 48 कांस्य हैं और वो दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर कर्नाटक है, जिसके खाते में 32 स्वर्ण, 15 रजत और 19 कांस्य पदक है। एशियाई खेलों के 2 बार के स्वर्ण पदक विजेता तेजिंदर पाल सिंह तूर का राष्ट्रीय खेलों में भी दबदबा देखने को मिला। चोट के चलते पिछले काफी समय से मैदान से दूर रहे तेजिंदर ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। हालांकि तेजिंदर अपने प्रदर्शन से पूरी तरह खुश नजर नहीं आए। तेजिंदर से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ शॉटपुटर तेजिंदर पाल सिंह तूर साथ में मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। तेजिंदर, राष्ट्रीय खेलों में एक बार फिर से आपकी चमक बिखरी और स्वर्णिम सफलता आपके चेहरे पे भी दिख रही है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल, जैसे मैं पिछले 5-6 महीने इंजरी से जूझ रहा था, अभी बेटर है और मुझे लगता है आने वाले जो इवेंट्स हैं उनमें भी मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा। अच्छा, कितना टफ था यहाँ पे इस मेडल को हासिल करना, मतलब अगर कंपटीशन के लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए? जी बिल्कुल, जैसे जूनियर जो है वो भी अच्छा कर रहे थे। मेरा टारगेट 20+ का था, तो मुझे लगता है भाई नॉट बैड, ठीक है। तेजिंदर, अभी आगे का क्योंकि अगले साल ही एशियन गेम्स है, तो उसको लेकर के कुछ प्रिपरेशन अभी ऐसे दिमाग में है? पहले तो यही है, बस भगवान अभी इंजरी फ्री रखे। इंजरी फ्री रहूँगा तो मुझे अपने खुद पर यकीन है, अपने वाहिगुरु पर भरोसा है, अभी वो थ्रो अच्छी लगवाएगा मेरे। अभी पिछले कुछ समय के दरमियान देखा गया कि भारतीय एथलेटिक्स जो है वो पूरी तरह से बदला है। ज़्यादा खिलाड़ी उभर करके आ रहे हैं और एक नया बदलाव देखने को मिला है, क्या कहेंगे इसमें? ये मैं मतलब जो हमारा नीरज चोपड़ा है, स्टार बॉय, जब टोक्यो में गोल्ड मेडल आया उसके बाद से मतलब ऑलमोस्ट जो हमारे एथलीट्स हैं सभी का एक परफॉर्मेंस का मतलब अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आई है। उनकी सोच चेंज हुई है, अभी हमें वर्ल्ड लेवल पर जाके अच्छा परफॉर्म करना है, अपने देश के लिए मेडल जीतने हैं। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है तेजिंदर पाल सिंह तूर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक बेहतर कहना चाहिए कि जो तैयारी का मंच है वो राष्ट्रीय खेल के रूप में सामने है। साथ ही साथ वो अपने बारे में कहते हैं कि वो फिलहाल इस बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि आगे आने वाले कोई इवेंट में उनके लिए इंजरी कोई जो है वो बहुत बड़ा विषय ना बनकर सामने आए।
कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, देहरादून, उत्तराखंड। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं ऋतु के पास। धन्यवाद सुचित्रा इन तमाम खबरों के लिए। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।